तो अब हम देखते हैं लेनिन का आइडिया ऑफ इंपीरियलिज्म, जो साम्राज्यवाद का आइडिया क्या है, लेनिन किस तरह से साम्राज्यवाद को देखते हैं और साम्राज्य का मार्क्सिस्ट एनालिसिस कैसे करते हैं, मार्क्सवादी एनालिसिस उसको किस तरह से वो देखते हैं कि मार्क्सवाद अगर साम्राज्यवाद के बारे में समझेगा तो वो किस तरह समझेगा, ये आइडिया बताते हैं। जैसा कि यहां पे लिखा है, अकॉर्डिंग टू मार्क्स के अनुसार बुर्जुआ प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ओवरथ्रोइंग फ्यूडलिज्म एंड ऑटोक्रेसी। बुर्जुआ क्लास जो है, जिसको हम कह सकते हैं मध्यम वर्ग, ये मध्यम वर्ग एक काम करता है जो ओवरथ्रो करता है, उखाड़ फेंकता है, एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है किस चीज में, वो फ्यूडलिज्म सामंतवाद को उखाड़ फेंकने में, और एक बात को कि ऑटोक्रेसी की एक तंत्र की तरह देख सकते हैं जहां पे सब शक्ति किसी एक व्यक्ति के पास या किसी एक इंस्टीट्यूशन के पास है, तो वो हटा देता है। तो मार्क्स उस मिडिल क्लास को रेवोल्यूशनरी भी बोल रहे हैं। दिस इज कॉल्ड बुर्जुआ डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन। अब इसको मार्क्स के टर्म में क्या बोल रहे हैं कि बुर्जुआ प्रजातांत्रिक रेवोल्यूशन, क्रांति हो रही है, क्योंकि इसको भी कह रहे हैं कि ये सत्ता में परिवर्तन हो रहा है, सिस्टम बदल रहा है और तेजी से बदल रहा है। उससे पहले सामंतवाद था और सामंतवाद में आके चेंज हो जाता है, जो डेमोक्रेसी आती है, ये डेमोक्रेसी उदारवाद पे आधारित है और इस उदारवाद में इंडिविजुअल को फोकस किया गया और मटेरियलिस्टिक बनाया गया, या कह सकते हैं भौतिकवादी बनाया गया। इस भौतिकवादी बनाने के चक्कर में बोलते हैं कि क्रांतिकारी परिवर्तन तो है, लेकिन दिक्कत क्या है इसके कि फाइनली इट विल रीच एट कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि ये जो परिस्थिति है ये भी आदर्श परिस्थिति नहीं है। मार्क्स के अकॉर्डिंग इस परिस्थिति में भी जो उन्होंने द्वंद्वात्मक आइडिया दिया है, जिसको हम कह सकते हैं कि डायलेक्टिक आइडिया जो है, उसके अकॉर्डिंग ये इस परिस्थिति में जो सुधार तो हुआ है, सामंतवाद से बेटर हुई, स्लेवरी से बेटर हुई चीज पूंजीवाद में, लेकिन उसमें भी डायलेक्टिक द्वंद्व होता रहेगा, क्लास कॉन्फ्लिक्ट होता रहेगा। अभी ये एंड नहीं हुआ है। क्लास कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो वर्ग संघर्ष होगा, वो वर्ग संघर्ष मजदूर वर्ग और जो पूंजीपति वर्ग है उसमें जाएगा, और बुर्जुआ के साथ और प्रोलेटारिएट जो मजदूर है और मध्यम वर्ग जो है उसके बीच संघर्ष चलता रहेगा इस परिस्थिति में भी। अब लेनिन किस तरह से इसको डिसाइड करते हैं या लेनिन किस तरह से इसको डिसाइफर करते हैं, वो हम देखते हैं कि लेनिन ट्राइड व्हाई डिड नॉट दिस बिकम ट्रू, ये क्यों नहीं सही हो रहा है। तो लेनिन अपनी बुक जो है, अपनी पुस्तक, उसमें उनकी पुस्तक का नाम है इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, ट्राइड टू एक्सप्लेन इट। इसमें ये जो पुस्तक है, इसमें ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि मार्क्स ने जो बोला कि उसमें क्लास कॉन्फ्लिक्ट होगा बुर्जुआ सोसाइटी में, या जो रिवोल्यूशन आज हुआ है, जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, पूंजीवादी सोसाइटी में लगातार क्लास कॉन्फ्लिक्ट होगा। अब इस चीज को देख रहे हैं। अब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में अगर देखें तो उस समय की जो सबसे अधिक कैपिटलिस्ट सोसाइटीज थी, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ये सारे जो थे, ये लोग ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज थे। यहां पे बुर्जुआ जो सेक्शन था क्लास का, वो बन जाता है, वेल एस्टेब्लिश होता है, साथ ही प्रोलेटारिएट भी होते हैं और साथ ही साथ उनका शोषण भी हो रहा है, जो मजदूर है उनका शोषण भी हो रहा है, लेकिन फिर भी वहां पे क्रांतियां नहीं हो रही हैं और वहां के जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो स्ट्रक्चर हैं वो भी उतने मजबूत नहीं हैं। और ये क्यों नहीं है, इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, उसको समझने के लिए वो अपनी एक बुक लिखते हैं, इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। अब इसमें ये बताते हैं कि उसको क्यों नहीं हो रहा है। वहां पे शोषण भी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी ज्यादा है, औद्योगिकरण भी ज्यादा है, मजदूर वर्ग के पास शिक्षा भी है, फिर भी वो क्यों नहीं कर रहा है। अब ये बोल रहा है कि ये शोषण धीरे धीरे खत्म हो रहा है, इंपीरियलिज्म की वजह से चीजें बदल रही हैं, क्योंकि जो वहां का पूंजीपति वर्ग था इन देशों का, इसने क्या किया, अपने मजदूरों को सेटिस्फाई किया, वेजेस से सेटिस्फाई किया, अपने मजदूरों को बेटर फैसिलिटीज दी, उनको ज्यादा पैसे देने लगे, तो उनका मजदूर
अपनी स्थिति से सेटिस्फाई हो गया और वो क्रांति के बारे में ना सोच के अपने इंडिविजुअल के बारे में सोचने लगता है। अब लेकिन क्यों ये ज्यादा दे रहे हैं, क्या इनके अंदर ऐसी भावना आ गई या और कैसे दे पा रहे हैं? क्योंकि पूंजी कैपिटलिज्म का बेस ही क्या होता है? प्रॉफिट। अगर मजदूरों को ज्यादा सैलरी देंगे तो प्रॉफिट कैसे कमाएंगे? तो ये सैलरी अगर ज्यादा दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी का शोषण कर रहे हैं। वो कह रहे हैं लेनिन इंपीरियलिज्म। आप देख सकते हैं उसी समय में 1917 से पहले की ये बुक लिखते हैं क्रांति होती है 1917 में। उससे पहले की जो स्थिति है सोच सकते हैं आप 1900 के शुरुआत में ब्रिटेन की कॉलोनीज बहुत ढेर सारी थी, इंडिया उसमें से एक थी। आप अफ्रीका में भी देखें, साउथ अफ्रीका उसकी कॉलोनी थी, या तमाम सारे जो जिसको माना जाता है कि ब्रिटेन का सूरज कभी अस्त नहीं होता था। तो इतनी ढेर सारी कॉलोनीज थी और वहां के मजदूरों का शोषण करके और वहां के जो रॉ मटेरियल हैं उनका शोषण करके, हमारे यहाँ चाहे नील की खेती हो चाहे दूसरी चीजें हो, जो हमारे यहाँ से जूट और रॉ मटेरियल जाता था कॉटन, ये इसका शोषण, उस कॉटन का उस जूट का या रॉ मटेरियल्स का सही वेज नहीं मिलता था मजदूरों को। यहाँ का किसान बहुत परेशान था, गरीबी में जी रहा है, लेकिन वहां पे प्रॉफिट कमा रहा है। अब यहाँ के मजदूरों का शोषण करके इंग्लैंड के मजदूरों को बेटर वेजेस देके क्रांति को टाला गया। अब क्योंकि इंग्लैंड के मजदूरों में क्लास जो कॉन्शियसनेस थी, वर्ग चेतना जो थी वो तो थी, लेकिन वो सेटिस्फाई हो गए क्योंकि उनको जितना वेजेस मांग रहे हैं उतना मिल रहा है, उनके पास तमाम दूसरी फैसिलिटीज भी मिल रही हैं। लेकिन यहाँ के मजदूरों को, इंडिया के मजदूरों को कोई वो फैसिलिटी नहीं मिल रही, उचित दाम नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ के मजदूरों की वर्ग चेतना नहीं है। यहाँ का मजदूर उस समय तक अपने धर्म, जाति या सब चीजों पे इन्वॉल्व था, और दूसरा उसको मालूम नहीं है किस तरह से यूनाइट होके किसी इंस्टीट्यूशन के खिलाफ लड़ा जा सकता है, क्योंकि उससे पहले यहाँ भी सामंतवाद था और सामंतों से लड़ने की हिम्मत यहाँ के मजदूरों की नहीं थी। तो जो ब्रिटिशर्स आए उनके पास तो और अच्छे हथियार भी थे और वो मजबूत थे, तो उनसे भी लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। फिर यहाँ का वो मजदूर वर्ग इतना चेतना नहीं थी कि वो शोषण को अपने समझ पाए। तो उस शोषण को समझने के लिए आप जैसे देखते हैं कि अगर चंपारण मूवमेंट हो तो गांधी जी उस मूवमेंट को लीड करते हैं, क्योंकि वो बाहर से पढ़ के आए हैं, वो चीजों को समझ रहे हैं कि किस तरह से शोषण पे आधारित है ब्रिटिशर्स की पॉलिसी। इसी चीज को वो जस्टिफिकेशन कहते हैं। देयर वॉज अ स्टैग्नेशन इन डोमेस्टिक मार्केट एंड इन रॉ मटेरियल। अब ये कह रहे हैं कि जैसा अभी मैंने एग्जांपल दिया कि जब पूंजीवाद बढ़ रहा है, धीरे धीरे सभी ने मशीन लगा दी, वहां पे प्रोडक्शन बढ़ा दिया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में पहले हाथ से बनाने में एक जूता बनेगा दिन भर में, आज हम 50-100 जूते बना सकते हैं मशीन से। लेकिन दिक्कत यह है उतने जूते पहनेंगे कहाँ और रॉ मटेरियल उतना कहाँ से आएगा। तो इस चीज को डिसाइड करने के लिए कि ये कहाँ पे बिकेगा, नई कॉलोनीज बनाई ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, इटली ने, तो तमाम सारे देश जो है कॉलोनाइज की। अगर आप देखेंगे तो फ्रेंच कॉलोनीज, पूरा अफ्रीका फ्रेंच कॉलोनीज बन जाता है, स्पेन, लैटिन अमेरिका पूरा स्पेनिश कॉलोनी बनता है। इसी तरह से जापान की भी कॉलोनी होती है। अलग अलग जगह पे कॉलोनाइज करके रॉ मटेरियल भी मिलता था और वो कॉलोनीज मार्केट भी होते थे। जो फिनिश्ड गुड है, जो बना हुआ प्रोडक्ट है, उसको बेचा भी जाता था। इसीलिए जैसे हमारे यहाँ से कॉटन गया और वो कॉटन वहां पे प्रोसेस हुआ, कपड़ा बना, और कपड़ा फिर वापस आया इंडिया में, इंडिया के लोगों को ही बेचा गया, और उससे जो प्रॉफिट हुआ उससे अपने मजदूरों को तो सेटिस्फाई कर देंगे क्योंकि वो क्रांति ना करें, लेकिन दूसरे जो कॉलोनीज हैं उसका शोषण करेंगे। तो इस चीज को कहते हैं कि अब दूसरा है कि क्योंकि मार्केट, ब्रिटेन की आबादी कम है तो एक मार्केट स्टैग्नेशन, ठहराव आ जाएगा मार्केट में। आज तो लोग 1 कपड़े खरीदेंगे, कल 2 कपड़े खरीदेंगे, परसों 5 खरीदेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे वो 100 कपड़े रोज खरीदेंगे। तो धीरे धीरे वो ठहराव किसी भी मार्केट की, जो पूंजीवाद का जो मार्केट का सिद्धांत है उसमें एक ठहराव आता ही। हर कुछ साल में आप देखेंगे कि एक मंदी का दौर आता है, क्योंकि हर चीज का, चाहे वो रियल एस्टेट की मंदी हो, चाहे वो उस समय का ग्रेट डिप्रेशन हो, या अभी का कुछ 2008 का क्रेडिट क्रंच हो, तो ये पूंजीवाद की अपनी प्रॉब्लम है कि एक टाइम के बाद उसमें ठहराव आता ही है। और उस चीज को लेनिन बोलते हैं कि ये ठहराव है,